हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, शिक्षा का जो मुहिम हमने स्टार्ट किया है, इसमें हमने अब तक पढ़ा है 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1854 का वुड डिस्पैच। अगर आपने इन वीडियोज को नहीं देखा है तो जाइए और इन वीडियोज को देखिए और अपने जो भी कन्फ्यूजन है उन्हें दूर कीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन, यानी कि शिक्षा में स्वदेशी आंदोलन। शिक्षा में स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ और कब हुआ, किस लिए हुआ, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन। दोस्तों, किसी भी आंदोलन के बारे में जानने से पहले हमें उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानना अति आवश्यक होता है। इसलिए इस आंदोलन के बारे में जानने से पहले हमें उस समय के भारत के तत्कालीन स्थिति के बारे में ज्ञात होना अति आवश्यक है। जब यह समय चल रहा था, यानी कि जब राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का समय था, उस वक्त भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित था। भारत में जो भारतीय थे वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतलियां बने हुए थे। अंग्रेज उन पर काफ़ी अत्याचार और शोषण किया करते थे। और जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन है वह 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर देता है। कर्जन विभाजन का कारण बताता है कि विभाजन के बाद जो प्रशासन व्यवस्था है वह काफ़ी बेहतर तरीके से हो सकती है, लेकिन जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना, जिससे उग्र होकर या जिससे क्रुद्ध होकर के जो भारतीय जनता है, भारतीय हैं, वह बंगाल के विभाजन के बाद इसी के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन का आगमन करते हैं या स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। यह जो आंदोलन है वो 19वीं सदी के अंत में प्रारंभ हो गया था, लेकिन 20वीं सदी के जो आरंभिक वर्ष हैं उसमें यह अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन देश में बढ़ता है उसी प्रकार यह शिक्षा के क्षेत्र में भी आता है, क्योंकि जो शिक्षा का क्षेत्र है वह भी राष्ट्रीयकरण और स्वदेशीकरण की मांग बढ़ती गई। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन जैसे बढ़ा उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा को लेकर के राष्ट्रीयकरण और स्वदेशीकरण की मांग बढ़ी गई कि जो भारतीय हैं, भारतीयों की शिक्षा भारतीयों के हाथों में होनी चाहिए, न कि अंग्रेजों के हाथों में। भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण के विरुद्ध भारत के देश प्रेमियों की आवाज़ हर जगह पहुंचने लगी। यानी कि मांग किया जाने लगा कि भारत की शिक्षा भारत के हाथों में हो। अब हम अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते, उनके अनुसार नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि जो अंग्रेज जो भी पढ़ा रहे थे वह उसमें भारतीय सभ्यता का पतन हो रहा था। उसमें न तो भारतीय धार्मिकता का भाव परिलक्षित होता था, न तो शारीरिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता था। उनकी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था भारतीयों को लिपिक बनाना। और इसलिए जो भारत के जो लोग थे, जो भारत के शिक्षा प्रेमी थे, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया और इस संकीर्णता की तरफ जो भी नेता थे उस वक्त उन्होंने ध्यान दिया और समाज को सुधारने के लिए उन्होंने भारतीय में जो राष्ट्रीयता और धार्मिकता का भाव लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी इस आंदोलन को किया। इसके संबंध में श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय चरित्र को अधिक शीघ्रता और अधिक निश्चित रूप में निर्बल बनाने के लिए इससे अधिक उत्तर उपाय और कोई नहीं हो सकता है कि बालकों की शिक्षा पर विदेशी प्रभावों और विदेशी आदर्शों का प्रभुत्व हो। यानी कि जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं वह भी चाहती हैं कि भारत को भारतीय के अनुसार, भारतीय विज्ञान, भारतीय साहित्य और भारतीय सभ्यता के अनुसार शिक्षित किया जाए। उन्हें अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली न बनाया जाए, क्योंकि वह भारतीयों को सिर्फ लिपिक वर्ग बनाकर छोड़ देते थे, इनका संपूर्ण विकास नहीं होता था। राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप, सिद्धांत या विशेषताएं। भारतीय शिक्षाविदों ने जिस राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की उनके प्रमुख स्वरूप, सिद्धांत या विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला जो है वह है भारतीय नियंत्रण। जो भारतीय शिक्षाविद हैं वह चाहते थे कि भारतीय शिक्षा भारतीय नियंत्रण में हो, भारतीय के हाथों में हो।
उसमें भारतीय शिक्षा को विदेशों के नियंत्रण से मुक्त कराना चाहते थे। उनका कहना था कि भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इसके पूर्व भारतीय शिक्षा ब्रिटिश नौकरशाही के हाथ में कठपुतली बनी हुई थी। नेक्स्ट है स्वदेश प्रेम की शिक्षा, यानी कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो छात्रों में देशभक्ति और स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करे। नेक्स्ट जो है वह है शिक्षा का आदर्श, आइडल्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा इस तरह से प्रदान की जाए कि वह छात्रों के समक्ष पाश्चात्य शिक्षा के बजाय भारतीय शिक्षा के आदर्शों को प्रस्तुत करे। और राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श को स्पष्ट करते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि ब्रिटिश आदर्श ब्रिटेन के लिए अच्छा है, किंतु भारतीय आदर्श ही भारत के लिए अच्छे होंगे। भारतीय राष्ट्रीयता से अधिक श्रेष्ठ और अधिक उत्तम राष्ट्रीयता का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश आदर्शों की समाप्ति। ब्रिटिश शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा भारतवासियों के सामने ब्रिटिश आदर्शों को प्रस्तुत करती हैं जो उनके लिए कदापि हितकारी नहीं है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत के आदर्श लागू किए जाएं, न कि ब्रिटेन के आदर्श। नेक्स्ट है पाश्चात्य शिक्षा पर बल। कुछ ऐसे भी नेता थे जिन्होंने अनुभव किया कि अभी हमें पाश्चात्य शिक्षा को पूर्ण रूप से नहीं हटाना चाहिए, जिसमें से थे लाला लाजपत राय। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने यह अनुभव किया कि यदि भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति लानी है तो पाश्चात्य शिक्षा पर भी बल देना होगा। इसलिए उन्होंने भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रमों में पाश्चात्य साहित्य और विज्ञान को सम्मिलित करना आवश्यक माना। उनका कहना था कि कुछ चीज़ें अभी जो भारत को जिस ज्ञान की आवश्यकता है उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। जो भी ज्ञान चाहिए हमें यूरोपीय लोगों से, वो ज्ञान अभी हमें मिल नहीं पाया है और अभी इसे बंद करना उचित नहीं होगा। इसलिए अभी पाश्चात्य शिक्षा पर भी बल देना चाहिए, उसे बंद नहीं करना चाहिए, जिसमें लाला लाजपत राय प्रमुख थे। भारतीय भाषाओं पर बल, इसमें कहा गया, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन है इसमें कहा गया कि जो भारत में शिक्षा है वो भारतीय भाषाओं में हो। भारत की जो शिक्षा के जो भी माध्यम हो या फिर जो भी पाठ्यक्रम है उसमें अंग्रेजी का महत्व न हो, बल्कि भारतीय भाषाओं का महत्व हो, हिंदी का महत्व हो। व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन ने व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। इससे देश की आर्थिक समस्या और भारतीयों की निर्धनता का समाधान हो सकता था। इस संबंध में लाला लाजपत राय का कथन है, भारतीय निर्धनता जीवन का एक बहुत ही दुखद तथ्य है। उसका मुख्य कारण शिक्षा के साधन का अभाव होना है। ऐसी स्थिति में लोक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य भारत के नागरिक को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी प्रभुत्व का अंत। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के नेताओं ने इस बात की घोषणा की कि राष्ट्रीय शिक्षा योजना में अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया जाए। अंग्रेजी न तो मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया जाए और न ही किसी भी माध्यम के रूप में इसको स्वीकार किया जाए। और इसके संबंध में जो हमारे पूज्य हैं यानी कि महात्मा गांधी, उन्होंने भी कुछ उल्लेख दिए थे। उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि हमारे बालक यह सोचते हैं कि बिना अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा से नौकरी नहीं प्राप्त की जा सकती और बालिकाओं को अंग्रेजी का अध्ययन विवाह करने के लिए प्रमाण पत्र के रूप में कराया जाता है। समाज में अंग्रेजी का धुन लग गया है। मेरे विचार से ये सब हमारी दास्ता और पतन के प्रतीक हैं, यानी कि यह भी अंग्रेजी को समाप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की प्रगति। 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन और संपूर्ण देश के असंतोष की लहर पैदा हो गई। यानी कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो संपूर्ण देश में असंतोष की लहर फैल गई थी और जो छात्र अध्ययनरत थे वे भी इस आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि देश में जो भी आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन, उसमें कूद पड़े। इसकी वजह से जो भी अलग अलग जुलूसें निकाली गई, अलग अलग सभाएं की गई। जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था
और वायसराय उन्होंने खुद होकर आंदोलनकारियों का दमन करना प्रारंभ कर दिया और छात्रों से कहा कि राजनीति से दूर रहें, वरना आपको शिक्षा ग्रहण करने का आपको हक नहीं दिया जाएगा और उन्हें शिक्षण संस्थाओं से निकाल दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर जो भारत के शिक्षार्थी थे, यानी कि जो छात्र थे, वो छात्र स्वयं ही अपनी शिक्षा को छोड़ करके स्वतंत्रता के जो आंदोलन थी, जो स्वदेशी आंदोलन था, उस आंदोलन में ये लोग कूद पड़े। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उनके समक्ष एक और चुनौती थी। वह थी कि जो ये बच्चे आ गए थे, जो छात्र आ गए थे इस आंदोलन में, उनकी शिक्षा का प्रबंधन करना। इस कार्य के लिए सबसे पहले बंगाल में कदम उठाया गया। वहाँ गुलदास बनर्जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया और समिति ने राष्ट्र की शिक्षा के लिए एक विशद योजना तैयार की। समिति ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा में सुधार करने की दृष्टि से भारतीय शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार की, जिसको क्रियान्वित रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल में 11 तथा पूर्वी बंगाल में 40 हाई स्कूल स्थापित किए गए, जिसमें मातृभाषा के माध्यम से उपयोगी शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त समिति ने पूना में विद्यालय और कलकत्ता में राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की और इसके अलावा समिति ने निर्देशक पर कलकत्ता में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के निर्माण में गुरुदास बनर्जी, श्रीयार दास, रास बिहारी बोस, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के नाम जो हैं वो प्रमुख है। यानी कि इन सबके लिए सबसे पहले जो अगर स्कूल देखा जाए, स्कूल की व्यवस्था तो बंगाल में ही की गई थी और गुरुदास बनर्जी ने कराई थी। नेक्स्ट जो है 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक ब्रह्मचर्य आश्रम खोला, जो आगे चलकर विश्व भारती के रूप में विश्वविख्यात हुआ। इसी समय प्राचीन वैदिक संस्कृति और शिक्षा के लिए स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में आर्य प्रतिनिधि सभा ने वृंदावन एवं हरिद्वार में गुरुकुल स्थापित किए। यानी इसीलिए यह आंदोलन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा विद्यालयों का स्थापना हुआ होता है। सन 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग की प्रेरणा से मुसलमानों ने अपनी पृथक राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित की थी। यानी कि 1906 में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की सहायता से, यानी कि मुस्लिम लीग की प्रेरणा से ही एक पृथक यानी कि अलग से मुस्लिम स्कूल स्थापित किए थे। सन 1910 में तथा 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए धारा सभा के समक्ष प्रस्ताव रखा। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने का प्रस्ताव किसने पास किया था, किसने रखा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 तथा 11 में इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। इनके प्रस्ताव को उस समय मंजूरी नहीं मिल पाई थी। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर विशेष रूप से पड़ा, इसका प्रभाव प्राथमिक शिक्षा की प्रगति पर विशेष रूप से पड़ा। लेकिन बंगाल विभाजन के रद्द हो जाने के पश्चात धीरे धीरे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन में शिथिलता आती गई और भारतीयों के कुछ दृष्टिकोणों को स्वीकार कर लिया था। भारतीय नेताओं का भी ध्यान राजनीति पर अधिक केंद्रित होगा, जिससे उन्होंने शिक्षा संबंधी विषयों पर कम जो अपना ध्यान है वो कम कर दिया और सरकार के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया। उसने भारतीय समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया। तो ओवरऑल ये था हमारा आज का सेशन। यानी कि इस टॉपिक का भी काफ़ी महत्व रखता है हमारे विषय में। हमारे ये स्पेशली बीए और जो बीएड का पेपर है, बीटीसी में भी ये काफ़ी पूछे जाते हैं, क्योंकि यहीं से काफ़ी विश्वविद्यालयों की भी एक आध स्थापना होती है, काफ़ी विद्यालयों की स्थापना होती है, तो यहाँ से पूछे जाते हैं। और सबसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गोखले के बारे में, कि 1910 और 11 में गोखले जी ने ही सर्वप्रथम ये बात कही थी कि जो प्राथमिक शिक्षा है, या ये प्रस्ताव रखा था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसे निःशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए। तो जो भी आपके दिक्कत होते हैं ये इस टॉपिक से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आज का हमारा टॉपिक यही था। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।